फजुराह फजुराह पोर्ट पोर्ट अब ये फजुराह पोर्ट जो है, इसका अगर आप लोकेशन देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे है। ये सऊदी अरबिया से और यहां से फजुराह पोर्ट से ये सारा माल, यहां पे इनका स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वॉयर है यूएई का, फजुराह पोर्ट में, और यहीं से ये तेल दूसरे देशों को बेचते हैं। अब फजुराह पोर्ट से ये कह रहे हैं कि जैसा आपने फजुराह में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वॉयर बनाया है, आप एक काम करिए मोहम्मद बिन जायद जी, हमारे यहां भी एक पोर्ट बना दीजिए, और इसके लिए मैं आपको विशाखापत्तनम दे रहा हूं और एक और पोर्ट मुहैया कराने की कोशिश कर रहा हूं, आप वहां पर बना दीजिए। उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा? बोला हमारे यहां जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वॉयर है, जो अभी 40 मिलियन गैलन है, उसको डबल कर दीजिए आप, ऑलमोस्ट डबल, मतलब 30 मिलियन गैलन का आप रिजर्वॉयर बना दीजिए। आप निवेश कीजिए, मैं आपको प्लेस देने के लिए तैयार हूं, आपका तेल भी बिकेगा और गैस भी बिकेगा। तो तेल के लिए आप सबसे पहले ये फजुराह पोर्ट जैसा आप हमारे यहां भी पोर्ट बना दीजिए। अब दूसरा एक सब, और किसके साथ, अब इन्होंने कहा कि भाई कैसे होगा ये, तो बोला आपके यहां की जो कंपनी है, ये कंपनी और हमारी कंपनी दोनों मिलकर के एक पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप कर लिया। अब उनकी हमारी कंपनी क्या है, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जो हुआ है, किन दो कंपनियों के बीच में हुआ है, उसको जरा ध्यान से देखिए। इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक, आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक और ISPRL, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। अब ये दोनों कंपनियां नेशनल कंपनी है, दोनों राष्ट्रीय कंपनी है, दोनों देशों की। भारत की कंपनी है ये ISPRL और यूएई की कंपनी है एडनॉक। इस दोनों को कहा गया कि आप कोलैबोरेट करते हैं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, और यहां पर आप आकर के रिजर्वॉयर बनाइए, ऑयल रिजर्वॉयर बनाइए, जिसमें 30 मिलियन तक की कैपेसिटी आपकी होगी। इतना ही नहीं किया, गैस का भी रिजर्वॉयर इन्होंने बनाया। ये गैस रिजर्वॉयर भी इन्होंने बना लिया है। गैस का भी एग्रीमेंट इन्होंने किया कि आप एलपीजी के लिए भी आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लीजिए। उसमें कौन सा है आप देखिए, उस कंपनी का क्या नाम है, स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन ऑन सप्लाईज ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी पर हुआ है। इसमें भी एलपीजी को लेकर के भी इन्होंने एक कोलैबोरेशन कर लिया यूएई के साथ। अब इसको लेकर के $5 बिलियन, एडनॉक जो है वो $5 बिलियन भारत में निवेश करेगी, और 2027 तक इसे पूरा करने की बात हो रही है। 26 के मध्य में आप चल रहे हैं। भारत को इस बात की आशंका है कि ईरान को जब तक अमेरिका ये न्यूक्लियर का ये दिखा करके ईरान के इस पूरे इलाके को कब्जा करना चाहता है, और वो करने की जुगत भिड़ा रहा है, क्योंकि वो डिस्टेबलाइज कर सकता है पूरी दुनिया को, क्योंकि और उसका निशाना चाइना भी है, लेकिन चाइना को रोक नहीं पा रहा है। चाइनीज माल पहुंच रहा है, ईरान को चाइना मदद कर रहा है, तो चाइना के टैंकर को ईरान रोक नहीं रहा है। तो चाइना का टैंकर तो पहुंच जा रहा है, लेकिन बाकी देशों के टैंकर को ईरान रोक रहा है। और अब ईरान को भी खून का स्वाद लग जाए। ईरान को लगेगा कि ये तो बढ़िया माल मिल गया है, इसका डर दिखाते हुए कि यहां से हम अगर तेल भेजेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको लेवी हम वसूलेंगे। अब भारत को आशंका है कि आने वाले दिनों में अगर ये अमेरिका वाला खून ईरान को भी लग गया, और ईरान के सामने मजबूरी है, ईरान इस युद्ध में काफी तबाह हो गया है, काफी नुकसान पहुंचा है इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध करते करते, तो उसको रिबिल्ड अगर करना है तो उनको पैसे चाहिए। पैसे के लिए वो अपने सोर्सेज से कमाने की कोशिश करेंगे, और उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके लिए सोने का अंडा देने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन जाएगा।
तो ईरान भी हो सकता है कि लेवी लगाना शुरू कर दे, अगर यह मामला पूरी तरह से सलट जाता है तब भी। लेकिन अगर यह अमेरिका के कब्जे में आ गया, जो अमेरिका चाहता है, अगर यह अमेरिका के कब्जे में आ गया, तब क्या होगा? वो अलग वसूलेगा वसूलेगा ये धमकी देता रहेगा, डराते रहेगा, छोटे देशों को, यूरोपियन देशों को डराएगा, भारत को डराएगा, एशियन कंट्रीज में और जो बाकी देश हैं उनको डराएगा, ये सबको डराने की कोशिश करता रहेगा। तो भारत ने बीच का रास्ता पहले निकाल लिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाएंगे ही नहीं। अभी जो फजुराह पोर्ट है, आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ठीक बाहर निकलने के बाद इनके ऊपर अटैक भी किया था अभी ईरानियन ने। तो फजुराह पोर्ट से और इजराइल से भी अधिक नुकसान हुआ है यूएई को ईरान के हमले से। क्यों? क्योंकि यूएई में और सऊदी अरबिया में अमेरिकी सैनिक बेस है, अड्डे हैं। तो वो अमेरिकी सैनिक बेस को हमला करने के चक्कर में अपने ही मुस्लिम देशों को, हालांकि ये दोनों सभी सुन्नी बहुल देश हैं और वो शिया बहुल देश है, तो सुन्नी बहुल देश को भी वो निशाना बनाने से हिचक नहीं रहे हैं। तो सऊदी अरबिया पर भी हमला कर रहे हैं, यूएई पर भी हमला कर रहे हैं। अभी जब प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे हैं तो मोहम्मद बिन जायद से 2-3 महत्वपूर्ण बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि अभी जो थंडर स्टॉर्म आया था उत्तर प्रदेश में जो लोग मृत हुए तो उसके प्रति संवेदना व्यक्त की थी मोहम्मद बिन जायद ने। कहा कि आपने ये जो संवेदना की है, बहुत बहुत आभार आपका। और दूसरा, एक्नॉलेज किया ईरान के हमले को भारत ने, कहा कि इजराइल को भी उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना यूएई को नुकसान हुआ है। और इसलिए आप देखेंगे कि दुबई, शारजा, कतर वतर सब परेशानी में आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि ईरान का हमला ठीक नहीं है यूएई के ऊपर, ये एक वॉर टैक्टिक्स है उनका, और ये प्रेशर वॉर टैक्टिक्स है कि वो अमेरिका के ऊपर दबाव बनाना चाहता है कि हम तुमसे अगर सीधे नहीं लड़ पाएंगे तो तुम जिसको संरक्षण दे रहे हो हम उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। लेकिन अब ईरान के पास कोई दूसरा स्ट्रैटेजी है भी नहीं, वो करे तो क्या करे, मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। और ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी कोई इच्छा नहीं है हम इसको नेस्त नाबूद करें, हम तो उम्मा बनाना चाहते हैं, हम तो बड़ा मुस्लिम ब्रदरहुड खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन ये बात तो, यही बात पर तो विरोध है, यही बात तो वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, मुस्लिम ब्रदरहुड बनाना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, ये इस्लाम का, ये कट्टर इस्लाम फैलाना चाहते हैं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। अभी एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गया है मित्रों, नेतन्याहू ने कहीं ट्वीट कर दिया है, नेतन्याहू ने कहीं एक फोटो रिलीज हुआ है कि वो यूएई के मोहम्मद बिन जायद से मिलकर आए हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गए हैं। ऐसी खबर कोई है नहीं, अपुष्ट है। मोहम्मद बिन जायद ने इसका खंडन किया है कि मेरी मुलाकात इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नहीं हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो गए हैं यूएई, जब इनका प्लेन जा रहा था तो यूएई के फाइटर जेट उनको कवर दे रहे थे, एयर कवर दे रहे थे। कल्पना कर सकते हैं आप, यूएई का फाइट जेट प्रधानमंत्री के प्लेन को कवर कर रहा था आसमान में, मतलब उनको सुरक्षा दे रहे थे। उनके सुरक्षा घेरे से प्रधानमंत्री का प्लेन जा रहा है। आप इसी से अंदाजा कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की क्या हैसियत है। ये ऐसा नहीं कि ऐसे उड़ के चले गए और कोई पूछ नहीं रहा है। प्रधानमंत्री की क्या हैसियत है ये पता चलता है। और भारत की, आप एक पल के लिए मान लेते हैं कि मोदी की कोई हैसियत नहीं है, भारत की तो हैसियत स्वीकार करेंगे ना। तो भारत की क्या हैसियत है ये यूएई के राष्ट्राध्यक्ष बोल रहे हैं, मोहम्मद बिन जायद सलमान साहब बोल रहे हैं, वहां के राजा ही हैं वो, सर्वे सर्वा हैं वो। तो मोहम्मद बिन जायद देखिए कि किस प्रकार की सिक्योरिटी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का प्लेन जा रहा है और उनको फाइटर जेट सिक्योरिटी में ले जा रहा है। और 2 घंटे 3 घंटे की बातचीत में इतनी बड़ी सफलता अर्जित कर ली मोदी ने और $5 बिलियन का निवेश करवा लिया और उनके लिए मांग भी कर दिया कि हमारे यहां जगह पर्याप्त है, आप आइए वहां पर रिजर्वॉयर बनाइए। अब इससे क्या होगा, ये दूर की सोच रहे हैं मोदी। सोच रहे हैं कि इस साल तो मान लीजिए कि हम 27 तक किसी तरीके से जोड़ सहते सहते निकल सकते हैं, लेकिन आगे क्या हो सकता है, आगे क्राइसिस हो सकती है। तो दोनों तरफ ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ अपने ऑयल रिजर्वॉयर को, गैस रिजर्वॉयर को बढ़ाने की क्षमता कैसे बढ़ाया जाए इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी शिफ्ट भी कर रहे हैं। ईवी मार्केट में भी वो तेजी से एक्सपैंड करना चाह रहे हैं कि ईवी को भी आगे गति दिया जाए।
लेकिन मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि ईवी को गति देने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर अगेन आपको कोल का, हाइडल का, सोलर का, इस सब पर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा और उसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो रहा है। तो क्या उसके लिए हमारे देश में खजाने हैं इतने जो मैसिव इन्वेस्टमेंट पे हम जाएंगे? ये एक फेज मैनर में होगा, एक दिन में नहीं होगा, 8, 10, 20 साल का प्रोजेक्ट होगा। लेकिन ईवी पर शिफ्टिंग आवश्यक भावी है। कमाल की बात तो मित्रों ये है कि इतने दुनिया में क्राइसिस होने के बाद भी तेल का और गैस का, ईवी का मार्केट अप नहीं हो रहा। ये अद्भुत बात है। उसके पीछे का कारण ये है कि ये जो पेट्रोल डीजल लॉबी है, ये इस टेक्नोलॉजी को आगे सफलीभूत होने नहीं देना चाहते हैं। ये भी एक परेशानी होगी जो पर्दे के पीछे चल रही होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जिसको प्रधानमंत्री अपने स्तर पर कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। लेकिन ये बात मान के चलिए कि यूएई के साथ जो एक नया समझौता हुआ है $5 बिलियन का, वो भारत के एनर्जी को और खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थ पर जो डिपेंडेंसी है उसमें बहुत हद तक मदद करेगा। अब नीदरलैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे में, इटली में भी बहुत सारी चीजों पर अभी बातचीत होनी है। उसमें भी एनर्जी एक बड़ा सेक्टर है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, सिक्योरिटी का मुद्दा है, इस सब पर भी चर्चाएं होंगी। तो मोदी घूमने नहीं गए हैं, मोदी जुगाड़ करने गए हैं भारत के लिए, और जुगाड़ कर लिया है मोदी ने। $5 बिलियन का तो कर लिया। तेल का टोटा भी खत्म होगा। आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारत में धीरे धीरे भारत कॉन्फिडेंट होता जाएगा। क्राइसिस से दो चार करना तो पड़ेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।